नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। कुछ भी शुरू करने के पहले अगर ये पता हो कि पहुंचना किधर है, लक्ष्य क्या है, तो रास्ता चुनना या फिर बनाना आसान हो जाता है। ये बात जिंदगी के बाकी पहलुओं पर जितनी लागू होती है उतनी आपके निवेश पर भी लागू होती है। निवेश कितने वक्त के लिए किया जा रहा है, इससे आखिर अचीव क्या करना चाहते हैं आप, जहां निवेश कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आप समझते भी हैं या फिर नहीं समझते हैं। अगर इन सवालों के जवाब नहीं है आपके पास तो मायूसी हाथ लग सकती है। इसलिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन शो में आपको हम इन सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं ताकि आप सोच समझ कर निवेश कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं शो और देख लेते हैं कि आज के शो में खास क्या है। आज आपको हम बताएंगे कि लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन के टिप आपके सामने हैं। अनिश्चित बाजार में एक मुश्त निवेश अगर करना चाहते हैं तो कहां करना फायदेमंद होगा। अगर आपका निवेश अभी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है तो आगे आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और साथ ही आज आपको हम ये भी बताएंगे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का ये सही वक्त है या फिर नहीं। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत रुस्तगी। हेमंत सर, स्वागत है आपका शो में। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए सर, तो शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ प्रशांत कामले जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। प्रशांत जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्ते मैम, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअली मैम मेरा एक दो क्वेश्चन था। फर्स्ट वन मेरा क्वेश्चन है कि मैं मेरे लड़के के लिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहता हूँ फॉर एजुकेशन पर्पज। तो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि फॉर एजुकेशन पर्पज वाइज विच इज द बेटर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि मेरे पास लमसम अमाउंट है जी। तो उसमें सपोज मुझे एफडी करने से मुझे रिटर्न ज्यादा मिल जाएगा या सपोज मैं एक इकट्ठा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा। और सपोज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा तो कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर रहेगा? ओके प्रशांत जी, आपसे एक सवाल कर ले हम? हाँ या नो प्रॉब्लम। तो अभी तक आपका निवेश कहाँ कहाँ है? एक्चुअली अभी तक मेरा निवेश जो कन्वेंशनल प्लान है LIC, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कोटक मल्टी कैप से। एक कोटक एक फंड में आप निवेश कर रहे हैं फिलहाल? yes, अगर yes, आप इक्विटी की बात करें तो। और आप अपने बेटे की पढ़ाई के लिए निवेश करना चाहते हैं, कितने सालों के लिए? 17 साल आपने कहा? 10 साल का मेरा टारगेट है, क्योंकि अभी उसका एज है 10 ईयर से। सपोज लगभग 20 ईयर तक मुझे वो अमाउंट मतलब एक अच्छा अमाउंट मिलना चाहिए। कितनी रकम आप देख रहे हैं एक्यूमुलेट करना चाहते हैं? 10 लाख। 10 लाख, अच्छा ठीक है। ऑलराइट हेमंत सर, देखें ज़रा, अभी तक निवेश ज़्यादा एक्सपोजर इक्विटी का नहीं लिया। और मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि इस टाइम पे जब ज़्यादातर लोग ये सवाल करते हैं कि अपने निवेश जो SIP में चल रहा है, SIP के ज़रिए चल रहा है, उसे कंटिन्यू करें या बंद कर दे, नया निवेश करें या ना करें, वैसे में ये सोच रहे हैं कि चलो अब SIP शुरू की जाए वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो क्या सलाह देंगे आप इन्हें? स्वाति बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि प्रशांत ने ये रियलाइज किया कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं जैसे स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं या बैंक डिपॉजिट्स हैं, वहाँ पे उस तरह का रिटर्न नहीं मिलता कि आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, स्पेशली जैसे उन्होंने कहा बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए या इनके अपने अगर रिटायरमेंट के लिए अगर ऐसा गोल हो, तो ऐसे ही अगर लंबे गोल हों जहाँ पे आपको पता है कि बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत है आपको, तो वहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं, ट्रेडिशनल ऑप्शंस, ये आपको सेफ्टी तो देंगी, लेकिन जो दूसरा बड़ा रिस्क है इन्फ्लेशन, उसके सामने फिर आपको कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो ये अच्छी बात है, उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनको इससे आगे बढ़ के देखना है। तो अगर इनको अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए कॉर्पस बनाना है तो जाहिर सी बात है 10 साल का इन्होंने कहा इनके पास समय है। तो अगर ये सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये इक्विटी फंड में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं इस समय पे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप
इक्विटी फंड में सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हो तो जो वॉलेटिलिटी है, सबसे बड़ा खतरा जो आपको लगता है या सबसे बड़ा जो डर लगता है, उसको टैकल करने का सही तरीका ये है कि एक आप डिसिप्लिन अप्रोच को लगाएं, ताकि आप अलग अलग लेवल पे इन्वेस्ट करें, एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें, आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको जो सही मायने में इक्विटी एज एन एसेट क्लास का फायदा होना चाहिए वो यहाँ पे होगा। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही सोच है इनकी इन्वेस्ट करने के लिए। एक उन्होंने फंड की बात की, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप इनके पास है, काफी अच्छा फंड है मल्टी कैप कैटेगरी में, काफी कंसिस्टेंटली रहा है। एक दो फंड और देख सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा अमाउंट की शायद इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा उन्होंने कहा कि 10 साल में इनको 10 लाख अगर कॉर्पस बनाना है तो एक या दो और मल्टी कैप फंड जैसे एक्सिस फोकस 25 वो देख सकते हैं, या एसबीआई का फोकस इक्विटी फंड देख सकते हैं। तो ये कुछ अच्छे फंड हैं जिनमें एक अच्छा क्वालिटी पोर्टफोलियो है। इंपॉर्टेंट ये है कि जितना जल्दी हो सके शुरुआत करें, और ऐसे बहुत सारे इवेंट आ सकते हैं, शायद इतनी बड़ी गिरावट देखने को ना मिले, लेकिन हाँ गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। आई थिंक वही एक सही स्ट्रेटजी होगी। ओके अच्छा, आपको ये लग रहा है हेमंत सर कि जो 10 लाख का टारगेट है ये शायद 10 साल के बाद कम लगे जिस पर्पस से ये निवेश कर रहे हैं? शायद उन्होंने महंगाई दर को फैक्टर इन नहीं किया है अपने इस पूरे कैलकुलेशन में या फिर इस पूरे प्लान में? ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। देखिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि इनका एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो वो कितना बड़ा है, उसमें कितना उन्होंने पैसा बना के रखा और कितना एजुकेशन के लिए मार्क करके रखा। बट बिल्कुल सही कहा आपने, एजुकेशन का गोल हो या रिटायरमेंट का गोल हो, जितने भी इंपॉर्टेंट बड़े गोल हैं, लॉन्ग टर्म वाले गोल्स हैं, वहां पे इन्फ्लेशन देखना बहुत ही जरूरी है। स्पेशली अगर मैं एजुकेशन की, जैसे आपने बात की, बिल्कुल सही है। और इनफैक्ट वहां पे जो इन्फ्लेशन है वो नॉर्मल इन्फ्लेशन से ज्यादा रहता है। तो एजुकेशन का अगर आपको टारगेट बनाना है तो आपको कम से कम 10% का इन्फ्लेशन देखना पड़ेगा, और इससे काफी बड़ा फर्क पड़ सकता है। स्वाति, वो बिल्कुल सही है। मान लीजिए अगर मैं एक 15 साल का समय लूं समझाने के लिए, कि अगर आज की उनकी कॉस्ट अगर मान लीजिए 50 लाख है किसी की एजुकेशन की, तो वो 15 साल के बाद 2 करोड़ हो जाएगी, यानी 4 गुना बढ़ जाएगी। तो इनके केस में भी इनको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो एजुकेशन की जो कॉस्ट लगा रहे हैं, इन्होंने इन्फ्लेशन लगाया कि नहीं। अगर नहीं, क्योंकि अच्छी बात है इनके पास समय है, तो अभी भी समय रहते हुए अगर ये ठीक तरीके से कैलकुलेट करें तो शायद अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो प्रशांत जी, हाँ बोलिए मैम, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, तो आप क्या कुछ फंड्स के नाम आपको हमने बताए हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। साथ ही हमें लगता है कि जो आपने ये 10 लाख का टारगेट रखा है, इसको थोड़ा सा आप एक बार रिविजिट करें, फिर से चेक करें। ये शायद 10 साल के बाद आपको कम लगेगा, तो उसके हिसाब से ही आप निवेश शुरू करेंगे, ठीक है? यस। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच प्रशांत जी। अगला सवाल ऋषिकेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। ऋषिकेश जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी नमस्ते मैडम, मैं नासिक महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ जी। और मेरे 2 सवाल थे मैडम। पहला ये कि रिसेंट मार्केट फॉल से ठीक पहले मैंने मेरा एग्जिस्टिंग निवेश जो था वो विड्रॉ कर लिया था, ये सोच के कि जब मार्केट नीचे आएगा तो मैं फिर से एंट्री करूंगा। यहीं पे एक मिनट थमिए, यहाँ पर एक बताइए कि आपने ये कॉल लिया कैसे? मार्केट फॉल, आपने कहा मार्केट गिरने के पहले आपने ये काम कर लिया था, कैसे आपको लगा कि अब मार्केट गिरने वाला है यहाँ से? इसका भी पूरा श्रेय मैडम मैं जी बिजनेस के अनिल सिंघवी सर को ही देना चाहूंगा, क्योंकि मैं रोज सुबह 8 से 8:30 उनका शो बिना मिस किए देखता हूँ। तो उसमें से उन्होंने बता दिया था 12,000 पे जब निफ्टी था तभी कि आपको अभी कॉशियस रहना है, अभी आपको बेचना है जी। तो उनकी एडवाइस फॉलो करने से ही ये पता चल पाया। चलिए, ये अच्छी बात है। फिर हाँ, तो आपने सारा निवेश अपना आपने निकाल लिया, अब तो क्या? अब मेरा सवाल ये था मैडम कि ये अभी करीबन 10 लाख रुपए मेरे पास अवेलेबल है, तो ये मुझे लमसम निवेश करने हैं, तो ये मैं किन फंड्स में और कब इन्वेस्ट करूं? ओके, और आपने जो निवेश किया था पहली दफा, वो कितने साल के लिए ध्यान में रख के निवेश किया था? वो लंबे समय के लिए ही किया था मैडम, 7 से 10 साल के लिए। लेकिन ये रिडम्पशन मतलब ऐसा घबरा के नहीं, ये सोच के कि नीचे इन्वेस्ट करूंगा तो और रिटर्न्स मिलेंगे, ये सोच के रिडीम किया हुआ। तो अभी आपके पास कोई भी फंड में निवेश नहीं है, कोई पोर्टफोलियो में कोई भी फंड नहीं है? जी नहीं, फिलहाल नहीं है, पूरा निकाल लिया आपने। लेकिन मैं SIP के जरिए भी निवेश करना चाह रहा हूँ, वो मेरा दूसरा सवाल था। अच्छा। कि मैं अगले 20 सालों के लिए करीबन 20,000 रुपए प्रति माह का इन्वेस्ट करना चाहता हूँ SIP के जरिए, तो वो मुझे किन फंड्स में करना चाहिए? तो आपको 10 लाख करना है लमसम और 20,000 की SIP शुरू करनी है, आपको अपना नया पोर्टफोलियो बनाना है। हेमंत सर,
इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, और ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगती है, पहले आप ये बताएं। देखिए, अगर स्वाति ये काम कर जाए तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर ना काम करे तो ऑब्वियसली अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। ये बात सही है कि इन्होंने सही समय पे पैसा निकाला तो शायद जो जितनी गिरावट हुई, काफी स्टीप फॉल था मार्केट के अंदर। ऐसा अमूमन देखा नहीं जाता कि इतनी जल्दी इतना मार्केट गिरे, क्योंकि अगर आप मार्केट देखें फरवरी एंड तक और आज देखें तो बहुत ज्यादा फर्क है मार्केट में। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया उससे उसको फायदा हुआ, क्योंकि मार्केट जो है काफी नीचे लेवल पे है। लेकिन साथ में हम ये भी ना भूलें कि अगर मैं सबसे निचले लेवल की बात करूं, वहां से हम ऑलरेडी 20 या 22% ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये बात सही है कि इनके लिए वर्कआउट किया, बट ये हर बार काम नहीं करता है। आई थिंक ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हर बार अगर आप मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आपका जो लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो बट लाइक आई सेड, इनके लिए काम किया तो अच्छी बात है। अब इनको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है इस समय पे तो दो तीन चीजें हैं। देखिए, मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी भी रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा इशू जो है वो हेल्थ इशू भी है और इकोनॉमिक इशू भी है। हेल्थ इशू कोविड-19, जब तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, जब तक या उसका कोई ड्रग्स ना मिले या उसकी कोई वैक्सीन ना मिले। दूसरी बात, जो इंटरनेशनली ग्लोबली अगर हम देखें, सरकारें जो हैं जिस तरह से फाइनेंशियल स्टिमुलस लेके आ रही हैं, चाहे वो अमेरिका हो, डेवलप कंट्रीज हो, या हमारे कंट्रीज हो, या जो और डेवलपिंग कंट्रीज हो, उसका इम्पैक्ट आने में थोड़ा समय लगेगा। और शायद ये भी पता नहीं है कि जितना स्टिमुलस उन्होंने अभी दिया उतना पूरा भी पड़ेगा या उससे और ज्यादा करने की जरूरत है। तो ये दो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि अभी वॉलेटिलिटी मार्केट में कुछ समय रहेगी। तो मैं डेफिनेटली ये नहीं चाहूंगा कि वो एक मुश्त पैसा लगा दें इस समय पे। हाँ, लेकिन ये जो लेवल है, इस लेवल पे डेफिनेटली शायद 30 से 40% पैसा ये इस समय लगा सकते हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म का पैसा है, तो फिर से इक्विटी फंड में जाएं, डिफाइन करें कि कितना टाइम होराइजन है इनके पास, और बाकी पैसा जो है 10 लाख में, वो अगले 2-3 महीने में ट्रांचेस में, 3 या 4 ट्रांचेस में, या 3-4 किश्तों में अगर ये पैसा लगाए, मुझे लगता है सही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये मार्केट से बाहर है। इनके पास मौका है कि अच्छे अलग लेवल पे इनको ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते। तो ये इनके लमसम का हो गया, लेकिन इन्हें एसआईपी भी करनी है 20,000 की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आपसे। म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब हम दे रहे हैं और इसमें हमारी मदद कर रहे हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत रुस्तगी। हेमंत सर, ब्रेक के पहले हम ऋषिकेश जी का सवाल हमने लिया था। आपने उनके लिए एक मुश्त रकम कैसे अभी निवेश करें इसकी स्ट्रैटेजी बताई थी, लेकिन वो जो 20,000 रुपये निवेश करना चाह रहे हैं, शुरुआत करना चाह रहे हैं, उसके लिए पोर्टफोलियो किस तरीके का इस वक्त बनाना चाहिए? देखिए, अगेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनका समय जो है वो 20 साल का समय है जी। जाहिर सी बात है, ऐसे समय पे आपको ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है जो आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही रहेगा। इक्विटी में इन्वेस्ट करने के साथ एक साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट के 3 सेगमेंट होते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। इन तीनों में सही बैलेंस बनना बहुत जरूरी है। देखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इक्विटी एज एन एसेट क्लास एग्रेसिव है, वॉलेटाइल है, तो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको अपना पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा एग्रेसिव बनाना है। तो मेरा ये मानना है हमेशा किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बायस जो है वो लार्ज कैप में होना चाहिए, कि मे बी 50-55% पैसा जो है लार्ज कैप में और बाकी पैसा मिड और स्मॉल में हो। तो ये दो चीजों का ध्यान रखना। अब इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अलग अलग तरीके से जाएं, या फिर जो अच्छे क्वालिटी मल्टी कैप फंड जो है, स्पेशली जहां पे लार्ज कैप में थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर हो, तो मुझे लगता है वो एक बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि उसमें क्या है, फंड मैनेजर के पास फ्रीडम है, वो जब भी चाहे तो थोड़ा एसेट एलोकेशन चेंज कर सकते हैं। जो एज एन इन्वेस्टर आपके लिए एक फंड से दूसरे फंड में जाना शायद इतना सहूलियत भी ना हो और उसके टैक्स इंप्लीकेशन भी होते हैं। तो मुझे लगता है मल्टी कैप फंड्स में 4 मल्टी कैप फंड देख सकते हैं। ये 20,000 रुपए इनको इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ फंड की मैंने ऑलरेडी बात की थी, जैसे कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, एक्सिस फोकस 25, एसबीआई फोकस इक्विटी, और चौथा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है थोड़े से, तो मैं चाहूंगा एक मिड कैप फंड मोतीलाल का जो मिड कैप 30 है वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। और जो इनकी लमसम इन्वेस्टमेंट है वो भी इन्हीं फंड में ले, बहुत ज्यादा फंड रखने की जरूरत नहीं है। ये काफी अच्छे क्वालिटी फंड है, और जैसा मैंने कहा, जो बैलेंस इनको तीनों सेगमेंट के एक्सपोजर में मिलना चाहिए वो यहाँ पे उनको मिलेगा। तो ये 4 फंड में अपनी एसआईपी की इन्वेस्टमेंट करें और वहीं पे अपनी जो लमसम इन्वेस्टमेंट है, जैसा मैंने कहा, किश्तों में वो इन्वेस्ट करें। हेमंत सर, लेकिन अगर मल्टी कैप फंड को देखिए तो पिछले 1-1.5 साल से उनका जो मल्टी कैप का जो पोर्टफोलियो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज कैप की तरफ झुका हुआ रहता है। तो अगर 3 या 4 मल्टी कैप में निवेश शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा लार्ज कैप नहीं हो जाएगा एक्सपोजर? नहीं स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा।
देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मल्टी कैप का फायदा ये है, जब हम देखें उस समय पे कौन सा सेगमेंट काम कर रहा था, लार्ज कैप काम कर रहा था, तो फंड मैनेजर की कोशिश यही है। देखिए, यही तो फायदा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, बजाय इसके कि आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें, फंड मैनेजर जो है वो आपके लिए करते हैं। जब लार्ज कैप अच्छे कर रहे थे तो इन मल्टी कैप में एक्सपोजर जो है लार्ज कैप में ज्यादा था। जैसे अब अगर हम जैसे कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का एग्जांपल लें, तो एक समय ऐसा था कि ऑलमोस्ट 85-90% लार्ज कैप में था, लेकिन आज अगर उनका देखें तो शायद 60 से 65% लार्ज कैप है, बाकी मिड कैप और स्मॉल है। तो आई थिंक जैसे जैसे फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट ब्रॉड बेस हो रही है, इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर बढ़ना चाहिए, तो वो आपके लिए करते हैं। तो आई थिंक यही एक फायदा, जैसे मैंने पहले कहा था, मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करने का, कि फंड मैनेजर जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है उस तरह से आपके पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकते हैं, जो एज एन इन्वेस्टर आपको करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सुनील जी ने अपना सवाल हमें ईमेल के जरिए भेजा है। सुनील जी ये जानना चाहते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का सब्सक्रिप्शन डेट आज से इनफैक्ट 20 तारीख से ही खुला है वो शायद, तो ये क्या सही वक्त है सोने में निवेश करने का? अब सोना इस तरह के बाजार में अच्छा प्रदर्शन करता है, अच्छा रिटर्न दिखाता है हेमंत सर, और अमूमन इसी टाइम पे सबको लगता है कि सोना खरीद लो, सोना खरीद लो, सोने में निवेश बढ़ा दो। तो आपको क्या सोने में निवेश के विकल्प के तौर पे एक तो एसजीबी कैसा है, और इस वक्त सोने में निवेश को लेके हमारे दिमाग में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्वाति, जो आपने टेंडेंसी की बात की कि जब सोना अच्छा करता है सोने में इन्वेस्ट करना, तो वो तो आई थिंक हर एसेट क्लास में होता है। जब डेट फंड अच्छा करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि डेट फंड में जाएं, इक्विटी अच्छी करती है तो हमारी कोशिश रहती है इक्विटी में जाएं, तो वो तो हमेशा रहता है। लेकिन देखिए, दो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो पहली बात, अगर मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बात करूं, तो पहली बात तो ये कि एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको जो फिजिकल गोल्ड नहीं लेना, आपको पेपर गोल्ड लेना है। पेपर गोल्ड के अंदर अगर मैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को कंपेयर करूं तो मुझे लगता है ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। उसके कारण ये है कि एक तो इसमें इन्वेस्ट करना बहुत हैसल फ्री है। मतलब आपको ना तो फिजिकल गोल्ड लेना है, ना आपको प्योरिटी की चिंता करनी है, ना आपको सेफ कीपिंग के लिए खर्चा करना है। छोटी छोटी रकम आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और गोल्ड के साथ एक शिकायत ये रहती है कि उससे कुछ इनकम नहीं होती है। ये एक ऐसी ऑप्शन है जो आपको बड़ा इंटरेस्ट रेट भी देती है, हालांकि टैक्सेबल है लेकिन देती है। टैक्स एफिशिएंसी है, आप 8 साल तक पैसा रखिए, आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। तो आई थिंक एज एन ऑप्शन मुझे लगता है बहुत अच्छी ऑप्शन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप ऑनलाइन इन्वेस्ट करें तो आपको 50 रुपए का डिस्काउंट भी मिलता है पर ग्राम में। तो आई थिंक एज एन ऑप्शन बहुत अच्छी है। अब सवाल यह है कि इस समय पे मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, दो चीजें हैं। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे समय पे जैसे कोविड-19 का जो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, चाहे वो फिर जियो पॉलिटिकल इशू हो या इकोनॉमिक इशू हो, जब जब मार्केट में वॉलेटिलिटी हो, जब जब कमजोरी हो, उस समय पे गोल्ड जो है एक ऑप्शन निकल के आता है जहां पे लोग सेफ्टी देखते हैं। अगर इसका लॉन्ग टर्म में ट्रैक रिकॉर्ड देखो, हाँ ये बात सही है कि पिछले 1-1.5 साल में गोल्ड ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इनफैक्ट हम रिसेंटली देख रहे हैं कि वो ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। अब सवाल ये है कि इस समय पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि इस समय पे अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी रियलिस्टिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर आगे जाके इक्विटी मार्केट सुधरती है, आगे जाके अगर इकोनॉमिक सिचुएशन कंट्रीज की ग्लोबली सुधरती है, तो जाहिर सी बात है गोल्ड इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। और ये मत भूलिए कि आप इस समय पे जब इन्वेस्ट कर रहे हो गोल्ड बॉन्ड में, तो आप पर ग्राम 4639 के रेट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आप ये चीज समझ के चलिए। तो पहली बात तो ये कि आप सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हो गोल्ड अच्छा करा तो मुझे नहीं लगता सही है। लेकिन हाँ, एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 5 से 10% गोल्ड में बनाना शायद बनता है पोर्टफोलियो में, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी। अगर उस एंगल से देखें तो थोड़ा पैसा डेफिनेटली इन्वेस्ट करें, लेकिन सिर्फ ये सोच के कि गोल्ड में काफी तेजी है और आगे जाके पैसा बनेगा, मुझे नहीं लगता कि ये सही डिसीजन होगा। थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जैसा मैंने कहा एज एन ऑप्शन, इससे बेहतर ऑप्शन गोल्ड में इन्वेस्ट करने की नहीं है। तो बेसिकली रिटर्न कमाने या बहुत बढ़िया रिटर्न की उम्मीद से ना करें, अपने पूरे पोर्टफोलियो को बैलेंस एक देने के लिए गोल्ड में निवेश करना बेहतर होगा। इस अप्रोच को लेके चलना ठीक रहेगा हेमंत सर, राइट? जी बिल्कुल, आई थिंक वही सही है। जैसे मैंने कहा कि आप मार्केट मूड देख के या सिर्फ गोल्ड अच्छा कर रहा तो करेंगे तो कहीं ना कहीं निराशा आपको लग सकती है, क्योंकि जैसे जैसे सिचुएशन सुधरेगी वैसे वैसे हम देखेंगे गोल्ड की परफॉर्मेंस नीचे आएगी। अच्छा, हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है हेमंत सर, तो क्विकली इसको ले लेते हैं। उदय भाटिया जी ने ईमेल किया है सवाल। उनका सवाल ये है कि अगर हम 10 साल का नज़रिया लेके चलते हैं निवेश का, और मान लीजिए कि 8वें या 9वें साल बाजार में इस तरीके की गिरावट जो हम आज देख रहे हैं, जिस तरीके से देखा है हमने फेब में या मार्च में, वैसा देखने को मिलता है, तो वैसे में हम अपने आप को कैसे बचाएं? हमारा तो जो लक्ष्य था वो तो पूरा करना मुश्किल हो जाएगा वैसे में।
आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आई थिंक काफी इन्वेस्टर्स को ये फेस करना पड़ रहा होगा इस समय पे। देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो हम हमेशा बोलते हैं अगर आपने अच्छे से प्लान भी किया हो, आपने गोल डिफाइन किया हो, टाइम होराइजन देखा हो, टारगेट रखा हो, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन आखिरी वक्त पे अगर ऐसा कुछ हो जाए, इसको हम सिक्वेंशियल रिस्क बोलते हैं एक्चुअली। तो ऐसा रिस्क हो तो बड़ी कठिनाई हो सकती है। अब इसमें 2 चीजें हैं इसको फेस करने के लिए। पहली बात तो ये कि जब भी अपना टारगेट बनाए, तो अगर आपको 50 लाख की जरूरत है तो 10-12 लाख बढ़ा दीजिए उसमें। एक तो ये एक स्ट्रेटेजी है। दूसरी ये कि अगर आपको पैसा 15 साल के बाद चाहिए तो आप 13 साल का टाइम होराइजन लेके चलें, ताकि आप थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करें और आपको थोड़ा सा मार्जिन रहेगा टाइम। इन एनी केस हमेशा हम रिकमेंड करते हैं कि 12 से 18 महीने पहले एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना शुरू करो, ताकि आपने जो पैसा कमाया है इक्विटी में, उसको आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर सको, आपको पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करो। अब इनके केस में हम देखते हैं, इन्होंने कहा 10 साल का टाइम होराइजन है, 8वें 9वें साल में। अगर मान लीजिए 8वां साल चल रहा है या 9वें का शुरुआत है, तब भी मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है, क्योंकि हमने क्या देखा है स्वाति, हमेशा जब भी इस तरह का स्टीप फॉल होता है तो मार्केट में रिकवरी भी स्टीप होनी चाहिए। और 1 साल में तो तकरीबन हमने देखा है कि मार्केट रिकवर करता ही है। और अगर फिर भी थोड़ा 2-3 महीने ज्यादा लगे तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी कि अगर आपका जो इमरजेंसी फंड है उसको थोड़े समय के लिए आप इस्तेमाल करें। तो मुझे नहीं लगता कि पैनिक करने की जरूरत है अगर उनके पास 1 साल का समय है, डेफिनेटली, क्योंकि ऐसे माहौल में हमने देखा है कि 1 साल में मार्केट रिकवरी अच्छी खासी हो जानी चाहिए। जी, और इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है आपके निवेश में। नहीं तो कुछ दिनों पहले मेरी किसी से बात भी हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि निवेश बहुत नीचे चला गया, अब क्या बंद कर दूं? तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों आप चाहती हैं बंद करना इस वक्त? क्योंकि कोई गोल नहीं था, बस निवेश किए जा रहे थे। जब अच्छा था तो बहुत खुश, जब अब गिरावट देखने को मिल रही है तो बहुत परेशानी हो रही है। तो ये क्लैरिटी जब नहीं होती है ना, तभी इस तरह की मुसीबत में हम निवेशक फंस जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सर आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और इसी के साथ म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में फ़िलहाल इतना ही। आपको शो कैसा लगा प्लीज़ हमें फीडबैक दीजिए। हमारा ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है, साथ ही अपने सवाल भी हमें भेजें। सवाल जब भी भेजते हैं तो अपना नंबर ज़रूर लिखें ताकि आपसे हम बात कर सकें। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।